नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या द्वारा गत दिनों विधानसभा में चित्तौड़गढ़ में गोरा बादल स्टेडियम की दुर्दशा का मामला उठाया था कि किस तरह इस स्टेडियम की स्थिति है, कार्य बीच में ही रोक दिया गया, जिसके कारण खिलाड़ियों को किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चित्तौड़ दर्शन पर हमने बुधवार को बताया था कि 4 करोड़ 50 लाख रुपए से भी अधिक राशि व्यय करने के बाद भी किस तरह का काम अब तक यहाँ हो पाया है। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ में स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का काम लगभग पूरा हो गया है और इसी वित्तीय वर्ष में खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है। इस स्टेडियम में कई तरह के खेल आयोजित हो सकेंगे, कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो सकेंगी और इसका निर्माण केंद्र सरकार द्वारा करवाया गया है। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, जिसे बहुउद्देशीय भवन भी कहा जाता है, इसका लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि इसी वित्तीय वर्ष में यह काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद यह भवन जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। एवं इस मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के बन जाने से यहाँ कई तरह के खेल आयोजित हो सकेंगे, विभिन्न स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन भी हो सकेगा। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना खेलो इंडिया मद से इसका निर्माण करवाया गया है, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसी अन्य कई खेल आयोजित किए जा सकेंगे एवं खिलाड़ियों को कई तरह की सुविधाएं इस मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के बनने के बाद मिल सकेगी। और चित्तौड़गढ़ में इस तरह के मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम की गत काफ़ी समय से आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। एक और चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में जहां गोरा बादल स्टेडियम अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, वहीं दूसरी ओर अब खिलाड़ी इस मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के पूरा हो जाने का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इस इंडोर स्टेडियम के पूरा हो जाने के बाद स्कूल एवं कॉलेज स्तर की खेल प्रतियोगिताएं भी यहाँ आयोजित की जा सकेगी। वहीं सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजन के लिए भी यह बहुउद्देशीय भवन का उपयोग किया जा सकेगा। इस परियोजना से खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा एवं युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ सकेगी, जो कि स्थानीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। महत्वपूर्ण यह है कि इसका निर्माण इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में करवाया गया है, जहाँ की इंडोर के साथ साथ आउटडोर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी एक साथ भी संभव हो सकेगा। लगभग 2 महीने पहले चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा शहर में सौंदर्यीकरण एवं जहां तहां यातायात की अव्यवस्था को लेकर संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत सुभाष चौक को नॉन वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया था और यह कहा गया था कि यहाँ हाथ ठेले खड़े करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह नेहरू बाजार, मुख्य सब्जी मंडी मार्ग से भी हाथ ठेलों को हटा दिया गया था और यह मार्ग एक अलग ही स्वरूप में निखर कर सामने आया था। हालत यह थी कि एक ट्रक भी आसानी से इस मार्ग से गुजर सकता था उस समय जो हालात हुए थे, लेकिन अब स्थिति वही पुरानी यानी कि जस की तस। जहां नॉन जोन वेंडिंग क्षेत्र घोषित किया था सुभाष चौक को, वहां न केवल अब हाथ ठेले खड़े देखे जा सकते हैं, बल्कि मुख्य सब्जी मंडी मार्ग पर शाम के समय स्थिति यह रहती है कि यहां से दोपहिया वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर शहर की यातायात व्यवस्था फिर से बेलगाम होते हुए दिख रही है। चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र में इन दिनों यातायात व्यवस्था से हर कोई परेशान है। अव्यवस्थित पार्किंग, हाथ ठेलों एवं फुटपाथ व्यवसायों के अस्थायी अतिक्रमण पर कब्जों ने शहर की हालत बिगाड़ रखी है। शहर के प्रमुख बाजारों से वाहन तो दूर, कई बार पैदल चलने वालों का
मुख्य बाजार से निकलना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ समय पहले जोर शोर से नगर परिषद द्वारा अभियान भी चलाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद स्थिति फिर से जस की तस हो गई है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में मुख्य सब्जी मंडी बाजार, नेहरू बाजार, सदर बाजार, पावटा चौक समेत विभिन्न क्षेत्रों में यातायात अव्यवस्थित हो रहा है। इस अव्यवस्था ने बाजार संकड़े कर दिए हैं। सबसे खराब हालत गोल प्याऊ चौराहे से लेकर मुख्य सब्जी मंडी के बीच तथा सदर बाजार की है। सब्जी मंडी मार्ग पर पद्मिनी पार्क की दीवार के पास फुटपाथ पर व्यवसाय करने वालों ने आगे तक हाथ ठेले एवं सामग्री फैला रखी है। इसके अलावा सड़क के बीच बनाई गई पार्किंग लाइन में भी कई ठेला व्यवसायी ठेले खड़े कर देते हैं। इस कारण भी रास्ता संकरा हो गया है। हालत यह है कि यहाँ से 4 पहिया तो दूर बल्कि शाम के समय दुपहिया वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। गोल प्याऊ चौराहे पर पुराने कंट्रोल रूम के सामने 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन भी खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसी तरह सदर बाजार में भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से दुपहिया वाहन अव्यवस्थित खड़े रहते हैं। कई बार लोडिंग वाहनों के कारण हालत और बिगड़ जाते हैं। शहर के मुख्य बाजारों में व्यवसायियों ने फुटपाथ पर भी अपना कब्जा कर रखा है, जिनके द्वारा दुकानों का सामान फुटपाथ पर सजा रखा है। इसके कारण राहगीरों को सड़क पर चलने में भी कई बार परेशानी आती है एवं फुटपाथ तो उनके लिए मानो गायब हो चुके हों। ऐसे में कई बार लोग वाहनों से टकरा जाते हैं। नगर परिषद द्वारा कभी कभार केवल कुछ दिनों के लिए जब छोटे व्यवसायों पर गाज गिरती है एवं उनको हटाने के लिए कार्रवाई की जाती है, तो नेहरू बाजार, मुख्य सब्जी मंडी मार्ग पर फुटपाथ पर सामान जमाने वाले बड़े व्यापारियों द्वारा उस समय अपना सामान कुछ घंटों के लिए हटा दिया जाता है, लेकिन बाद में स्थिति वही देखने को मिलती है। नेहरू बाजार में हालत यह है कि कई व्यापारियों ने काफ़ी सामान फुटपाथ पर रख रखा है। एक को देख एक दूसरे द्वारा एवं नगर परिषद द्वारा बड़े व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। मुख्य सब्जी मंडी मार्ग जहाँ की साएं हालत यह होती है कि जब लोग सब्जी खरीदने के लिए आते हैं तो उस मार्ग पर भी व्यापारियों ने सड़क पर कब्जा कर रखा है। ऐसा भी नहीं कि व्यवस्थम समय में यहाँ पुलिसकर्मी तैनात नहीं रहते हैं। इनकी तैनात रहने पर भी कुछ व्यापारियों पर इसका किसी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिलता है। शहर के प्रमुख चौराहों की यदि बात की जाए तो कलेक्ट्रेट चौराहा, पंचायत समिति परिसर के सामने शास्त्री नगर चौराहा, पावटा चौक में बूंदी रोड पर अवैध रूप से संचालित वाहन बड़ी संख्या में खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। कई बार तो इन वाहनों के चालक सवारियों के लिए मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कलेक्ट्रेट चौराहे एवं पावटा चौक में यह नज़ारा आम है। ऐसे में आम जन को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर के अंदरूनी बाजार की यदि बात करें तो वहाँ तो हालत और भी अधिक खराब है। यहाँ चौपहिया वाहन ले जाना तो दूर दूर तक संभव नहीं है, क्या दिन क्या रात। इस बाज़ार में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स तैयार कर कई दुकानें किराए पर तो दे दी गई, लेकिन यह नहीं सोचा कि जो दुकानें किराए पर दी गई है वहाँ जो ग्राहक आएंगे उनके वाहनों की पार्किंग का आखिरकार क्या होगा। वाहनों की पार्किंग के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं किए जाने की वजह से सड़क के बीचों बीच भी कई बार वाहन खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण दुपहिया वाहन भी यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। एवं शहर में जो अंदरूनी बाजार है वहाँ भी व्यापारियों ने जहाँ तहाँ कब्जा कर रखा है, जिसके कारण राहगीरों के साथ साथ दुपहिया वाहन चालकों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर की बेलगाम यातायात व्यवस्था के जो हाल है उसमें यह भी कहा जा सकता है कि शहर में अतिक्रमण बढ़ने के पीछे कुछ लोगों का गोरख धंधा भी है। कई लोग ऐसे भी हैं जो दो से तीन ठेले चालू कर दूसरों को ठेके पर दे रखे हैं। इससे ठेलों की संख्या के साथ अतिक्रमण भी बढ़ता जा रहा है।
अतिक्रमण रोकने की कार्रवाई करने के दौरान ऐसे लोग बचाव में खड़े हो जाते हैं। साथ ही फल व सब्जी के ठेले होने के चलते यहाँ पर आवारा पशु भी मंडाने लगते हैं, जिसके कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। खासकर शरीर फिट है तो सब कुछ फिट है, यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो सब कुछ है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि कुछ न कुछ समय व्यायाम में निकाला जाए। और चित्तौड़गढ़ के ऐसे कई युवा हैं जो कि अपने फिटनेस की ओर काफी ध्यान दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में साय होते ही बड़ी संख्या में ऐसे कई लोगों को देखा जा सकता है जो कि अपने फिटनेस को लेकर चिंतित दिखाई जान पड़ते हैं, जिसमें युवतियां भी पीछे नहीं है, जो कि स्टेडियम में स्थित ट्रैक के चक्कर लगाने के साथ ही यहाँ जो जिम है उसमें भी वह इसका लाभ उठाते हुए देखे जा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के युवाओं का अपने फिटनेस को लेकर गत कुछ समय से रुझान काफ़ी अधिक बढ़ा है। शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चाहे सवेरे का समय हो, शाम के समय हो, बड़ी संख्या में युवाओं को इसी तरह ट्रैक पर दौड़ लगाते हुए देखा जा सकता है। यही नहीं, कई युवतियां एवं बालिकाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं। वह भी यहाँ पर दौड़ लगाते हुए देखी जा सकती है, जिनका कहना है कि शरीर फिट है तो सब कुछ ठीक है, इसी कारण वह इसके लिए ध्यान दे रही। नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ हुए 2 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन स्थिति यह कि कक्षा 1 से लेकर 6ठी कक्षा के कई विद्यार्थियों को अब तक पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई है एवं इन विद्यार्थियों को पास बुक से ही काम चलाया जा रहा है, जिसके कारण जो सही में अध्ययन होना चाहिए, अध्यापन कार्य होना चाहिए, वह पुस्तकों के अभाव में नहीं हो पा रहा है। नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ हुए 2 माह से अधिक समय हो चुका है, लेकिन हालत यह है कि सरकारी स्कूलों में अब तक कक्षा 1 से लेकर 6ठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को पूरी पुस्तकें नहीं मिल पाई है एवं पाठ्य पुस्तकों के अभाव में इन विद्यार्थियों को पास बुक से पढ़ाया जा रहा है। यह पुस्तकें कब आएगी इस बारे में कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। क्या नाम आपका? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? तो सभी आप शहीद मेजर नटवर सिंह ही हो? सभी आप कौन सी क्लास में हो? मैं 5वीं। और आप कौन सी कक्षा में? आप कौन सी कक्षा में? तीसरी में। तो अभी जो सरकारी आपका जो सरकारी स्कूल है तो किताबें आ गई सभी? तो अभी कौन कौन सी किताबें से आपको पढ़ा रहे हैं? अभी तो हिंदी की आई है। हाँ हैं? छठी में जिज्ञासा है। अच्छा, पूरी किताबें नहीं आई अभी तक? तो अभी आपके एक टेस्ट भी तो हो गया होगा, पहला टेस्ट हुआ होगा ना अभी आपके? आए तो गई। हाँ। हम दोनों हम दी नहीं, मतलब ली नहीं? क्यों? दी नहीं। अच्छा, दी नहीं आपको। और तीसरी कक्षा में आपको दी? सारी कक्षा में किताबें मिल गई आपको? अभी तक नहीं मिली? तो अभी आपके पहला वो टेस्ट भी तो हुआ था, पहला टेस्ट हुआ था ना? नहीं हुआ? नहीं हुआ है? अब फिर हुआ था चौथी क्लास का। तो फिर आपको बिना अभी जैसे स्कूल चालू हुए तो काफ़ी समय हो गया, किताबें आपको मिली नहीं, अभी तो फिर पढ़ाते कैसे हैं? फिर पासबुक से पढ़ा रहे हैं? जो सब्जेक्ट है वो पासबुक से पढ़ा रहे हैं। तो क्या बताया जा रहा है आपको, कब तक किताबें आएगी? कुछ कह रहे हैं? बता देना, अभी थोड़े दिन में आएगी। ऐसे थोड़े दिन में आएगी। अच्छा। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में इन दिनों बारिश पर विराम लगा हुआ है। हालांकि मानसून की विदाई अभी नहीं हुई है एवं माना जा रहा है कि मानसून की विदाई से पहले बारिश एक बार फिर से होगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर गौसुला बांध के गेट गुरुवार को भी खुले होने की वजह से बेड़त नदी पूरे उफान के साथ बहती रही। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले के साथ ही राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में इन दिनों बारिश पर विराम लगा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार मानसून की अभी विदाई नहीं हुई है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े बांध में से एक गौसुना बांध के लबालब होने के बाद इसके 2 गेट गुरुवार को भी खुले रहे, जिसके कारण बेड़त नदी पूरे उफान के साथ बह रही है। चित्तौड़गढ़ में कुंभानगर स्थित पुलिस लाइन के समीप धनेत एनीकट कम काजवे पुलिया पर आवागमन
गुरुवार को भी बंद रखा गया एवं यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हालांकि कोई भी पुलिसकर्मी या अन्य किसी को यहाँ तैनात नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिया पर अभी भी काफ़ी अधिक पानी बह रहा है एवं कोई भी यदि यहाँ से निकलने के प्रयास भी करता है तो वह पानी के बहाव के साथ बह सकता है। ऐसे लोगों को रोकने के लिए यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की हुई है। हालांकि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लेकिन कई बार लोग इसकी चिंता नहीं करते हैं एवं अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं एवं शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में वह इसी तरह कई पुलियाओं का मार्ग चुनते हैं। एवं गौसुना बांध के गेट खुले होने की वजह से जहाँ बेड़त नदी पूरे उफान के साथ गुरुवार को भी बहती रही, वहीं इस तरह अन्य कई मार्ग भी बंद कर दिए गए हैं। यह पुलिया घोसुना के साथ ही अन्य कई गांवों को जोड़ती है एवं प्रतिदिन कई लोग शॉर्टकट रास्ते के रूप में इस पुलिया का उपयोग करते हैं। इधर गंभीरी बांध के गेट बंद किए जा चुके हैं एवं गंभीरी बांध के साथ ही गौसुना बांध, बरसी बांध समेत अन्य कई बड़े जलाशय लबालब हो चुके हैं। हालांकि कुछ छोटे जलाशय अभी भी खाली। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीचंद केपलानी को जब कभी विधानसभा में मौका मिलता है तो वह यंग बाण छोड़ने में पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा ही नजारा बुधवार को विधानसभा में देखने को मिला, जबकि राजस्थान के विभिन्न जिलों में डार्क जोन की स्थिति को लेकर विधायक विचार व्यक्त कर रहे थे और बहस में भाग ले रहे थे। इसी बहस में निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केपलानी ने भी भाग लिया और उन्होंने शुरुआत की विपक्ष पर यंग बाण छोड़ने में। आप भी सुने आखिरकार किस तरह छोड़े केपलानी ने विधानसभा में यंग बाण। महोदय, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने राजस्थान भूजल संरक्षण व प्रबंध प्राधिकरण विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया। मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने आज ये हालत कर दी कि विपक्ष को भागना पड़ा। कभी ये बुरके पहन के आ रहे हैं, कभी टोपियां पहन के आ रहे हैं। भगवान जाने कौन सी इवेंट कंपनी को इन्होंने बुक किया है। वो इवेंट कंपनी रोज नई नई चीज बता रही है इनको। अब कल कोई नहीं मिला, छोड़ो मैं नहीं कहूँगा। अध्यक्ष महोदय, आज जिस बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बिल को पहले भी चर्चा हुई और प्रवर समिति में हमने इसको भेजा। लेकिन राजस्थान में जल की बहुत कमी है, जल की कमी वाला राज्य है, सबकी जानकारी में है। और जल की बढ़ती हुई मांग के साथ मांग और पूर्ति के बीच जो असंतुलन है, उसको जो दिनों दिन गहराता जा रहा है, उस बिल के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास माननीय मंत्री महोदय ने किया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कृषि हो, औद्योगिक हो, घरेलू हो, वाणिज्यिक इत्यादि के मध्य जल के लिए प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगी मांगे हैं। लेकिन प्रदेश में अत्यधिक और अनावश्यक भू जल दोहन से भूमिगत जल की स्थिति भी संकटपूर्ण बन गई है। प्रदेश में जल संकट से सदन के पूरा सदन भलीभांति परिचित भी है और चिंतित भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो इस बिल में कई चीज़ें रखी गई, कहने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा जो कुछ विशेष संशोधन इसमें किए गए हैं, प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद हेतु शासन सचिव के साथ ही मुख्य अभियंता भूजल विभाग को ही मान्यता दी गई है। मेरा अध्यक्ष महोदय मानना है कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में इस तरह के प्राधिकरण जहाँ बने हैं, वहाँ पर उस डिपार्टमेंट के मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है। अगर उनको आप उसमें संशोधन करके बनाएंगे तो वो जनता की भावनाओं को, हर चीज़ को ज़्यादा समझते भी और ढंग से उसको काम भी कर पाएंगे। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ मंत्री जी को कि आपने, क्योंकि गए बार जब बिल आया था उस बिल में विधायक शामिल नहीं थे इसमें सदस्य के रूप में, और आपने इस बार 2 विधायक रखे हैं। 2 हैं, 3 हैं? 2 हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 2 की जगह
क्योंकि राजस्थान 8.5 करोड़ की आबादी वाला क्षेत्र है और हाँ इतना बड़ा क्षेत्र है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के इन सारे जिलों में तो नहीं हो सकते, लेकिन हर डिवीजन से एक विधायक उसमें होना चाहिए, इसका मेंबर हर डिवीजन से एक होगा, तो हर डिवीजन से आएगा, तो उसमें आपको भी काफ़ी चीज़ें उस डिवीजन की समस्याओं को सुनने में और उसमें हम आगे क्या कर सकते हैं वो आपके सामने जानकारी आएगी। हाँ, अलग अलग है विभाग की परिस्थितियाँ। प्राधिकरण में भूजल दोहन की अनुज्ञा से कृषि, और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने इसको कृषि से मुक्त रखा है कि कृषि में ट्यूबवेल लगाना हो, कुछ भी करना हो, तो उसमें इसके एक बार सब तालियां बजा के इनको धन्यवाद दो कि किसानों के लिए जो आपने चिंता की है निश्चित रूप से। लेकिन साथ ही साथ पिछले दिनों जो राइजिंग राजस्थान हुआ था, और राइजिंग राजस्थान में जितने एमओयू हुए, पहले बड़ी इंडस्ट्रीज को, छोटी इंडस्ट्रीज को दिल्ली जाना पड़ता था एनओसी के लिए। अब इसमें प्रावधान है कि उनको यहीं से एनओसी आप दे देंगे, तो निश्चित रूप से राइजिंग राजस्थान का जो हमारा लक्ष्य वो पूरा होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता और हो भी रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं खाली एक दो चीज़ और कहूँगा कि हमारा चित्तौड़गढ़ जिला है, उसी तरह राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जिनको कई वर्षों से डार्क जोन में। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मंत्री महोदय की, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर में ट्यूबवेल लगाने की छूट दे रहे हैं, लेकिन जिन जिलों में डार्क जोन है, उन डार्क जोन में ट्यूबवेल लगाने के लिए परमिशन नहीं है। तो ये जो दोहरी चीज़ है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, डार्क जोन को जहाँ क्योंकि पानी की अब कमी नहीं है राजस्थान में, हमारे ज़िले में भी पानी की कमी नहीं है, राजस्थान के कई ज़िले अभी डार्क जोन में, उसको डार्क जोन से मुक्त करें ताकि किसान उसमें ट्यूबवेल लगा सके और ट्यूबवेल लगा के उसकी खेती कर सके, और निश्चित रूप से पीने का पानी भी मिलेगा और खेती का पानी भी मिलेगा अगर डार्क जोन से मुक्त होगा। अध्यक्ष महोदय, ये बात इस बिल में नहीं है, लेकिन जल जीवन मिशन और अन्य जो स्कीमें हैं, योजनाएं जो आपके डिपार्टमेंट से चल रही है, मेरा इसमें निवेदन है कि इसमें जो अवैध कनेक्शन है, हमने देखा जब पानी पहुँचना चाहिए वो समय पर तो पानी पहुँच पाता और रास्ते में उसके पाइप तोड़ के पानी, जिस तरह आपने बिजली विभाग में कर रखा है कि कोई अवैध कनेक्शन लेता है तो उसके खिलाफ ECR भरी जाती है, उसी तरह इसमें कोई कानून में संशोधन होना चाहिए कि जिन हजारों लाखों लोगों को पानी पहुंचना चाहिए, वो पानी पहुंचने के पहले ही उसमें खड्डे करके इंडस्ट्री वाले, छोटे मोटे और लोग जो चोरी करते हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। मैं इतनी बात कह के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनके समर्थ नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र के साथ ही दुर्ग मार्ग एवं कई उपनगरीय क्षेत्रों में बारिश के कारण सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। जगह जगह बड़े खड्डे पड़े हुए हैं एवं कई स्ट्रीट लाइटें भी इन दिनों बंद पड़ी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस जनों द्वारा गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया एवं नवरात्रि से पूर्व दुर्ग मार्ग पर जो बड़े बड़े खड्डे हुए हैं उन्हें भरने एवं इस मार्ग को ठीक करवाए जाने की मांग की गई। इसी तरह दीपावली से पूर्व शहर में जहां तहां सड़कें खराब हो चुकी है, उन सड़कों को भी ठीक करवाए जाने की मांग की गई। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ की टीम द्वारा चंदेरिया मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली से 88 किलो 780 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। यह अवैध डोडा चूरा ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से बनाए गए एक गोपनीय स्थान पर छिपाकर ले जाया जा रहा था एवं जिस व्यक्ति को यह नशीला पदार्थ पहुंचाया जाना था वह चित्तौड़गढ़ बिलवाड़ा राजमार्ग पर आजोलिया का खेड़ा स्थित एक होटल के पास इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को सूचना मिलने पर उसके द्वारा यह अवैध डोडा चूरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली एवं 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने के बाद अग्रिम पूछताछ की जा रही है एवं ट्रॉली के नीचे बनाए गए इस गुप्त स्थान पर यह डोडा चूरा छिपाकर ले जाया जा रहा था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ द्वारा श्री सांवलिया बहुउद्देशीय विकलांग सेवा संस्थान रामदेव जी का चंदेरिया में
जिला स्तरीय दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल थे। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें दिव्यांगों ने काफ़ी अधिक उत्साह एवं जोश दिखाया। सालवी समाज के भूमिहीन किसानों को जमीन आवंटन की मांग को लेकर गुरुवार को सालवी समाज द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि सालवी समाज की 60% जनसंख्या भवन निर्माण का कार्य एवं श्रमिक वर्ग की है। ऐसी स्थिति में जमीन आवंटन इस समाज को किया जाना चाहिए। ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के चुनाव जीतने पर कलेक्ट्रेट चौराहे पर आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करने के साथ ही गुड़ धनिया खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी एवं कहा कि राधाकृष्णन के नेतृत्व में देश में सामाजिक न्याय और समानता को नई दिशा मिल सकेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ओबीसी मोर्चा के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन क्या लगाया, किस तरह के हालात नेपाल में हुए आपने देखे होंगे। किस तरह प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ा, देश छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि कई तरह आगजनी की घटना भी हुई, लेकिन क्या सवाल यह उठता है, क्या भारत में ऐसा संभव है सोशल मीडिया पर बैन लगाना? असंभव, दूर दूर तक संभव नहीं है, क्योंकि भारत में हालत यह है कि सोशल मीडिया का क्रेज इतना अधिक है कि क्या छोटे दुकानदार, क्या सब्जी विक्रेता, हर कोई सोशल मीडिया में इतना अधिक बिजी होने लगा है कि वह अपनी जिंदगी भी भूल चुका है। बताते हैं इसी तरह का चलते चलते एक नजारा जो कि गुरुवार शाम हमें मुख्य सब्जी मंडी मार्ग के बाहर देखने को मिला कि किस तरह सोशल मीडिया पर एक महिला बिजी यानी कि व्यस्त हमें दिखाई दी। भारत में कभी भी सोशल मीडिया पर किसी भी सरकार द्वारा बैन लगाए जाने के बारे में सपने में भी सोचा नहीं जा सकता है। भारत में यदि सोशल मीडिया की बात करें तो हाल यह है कि क्या दिन क्या रात हर कोई सोशल मीडिया में खोया रहता है। न केवल युवा बल्कि कई महिलाएं, उम्र दराज के लोगों को भी सोशल मीडिया का इतना अधिक चस्का लग चुका है कि चाहे वह व्यवसाय कर रहे हो या अन्य किसी काम में बिजी हों, लेकिन उनका ध्यान हर समय मोबाइल पर ही रहता है। क्या फेसबुक, क्या इंस्टाग्राम और क्या व्हाट्सएप, इस तरह की स्थिति कई लोगों में देखने को मिलती है। और इसी तरह का नज़ारा गुरुवार सायं सब्जी मंडी के बाहर देखने को मिला।